हेलो स्टूडेंट्स, द टॉपिक फॉर टुडे इज़ रिड्यूसिंग रिस्क। ये वही सेक्शन सी का क्वेश्चन है। इसका ब्रॉड टॉपिक वही है, चॉइस इन्वॉल्विंग रिस्क, जिसके दो पार्ट हमने कर लिए थे, डिस्क्राइबिंग रिस्क एंड प्रेफरेंस टुवर्ड्स रिस्क। तो थर्ड पार्ट सेक्शन सी का करना है हमने रिड्यूसिंग रिस्क। रिस्क को रिड्यूस कैसे कर सकता है कोई पर्सन। रिस्क को रिड्यूस करने के लिए तीन मेथड्स हैं: diversification, insurance and obtaining information. First we will discuss diversification. Diversification is a method of reducing risk, है ना। जैसे कहा जाता है ना शेयर मार्केट में कि सारा पैसा अगर जितना भी लगाना है वो एक ही शेयर में ना लगा के डाइवर्सिफाई करो, अपना पोर्टफोलियो में ज़्यादा शेयर रखो जिससे रिस्क कम हो जाता है। तो डाइवर्सिफिकेशन इज़ ऑल्सो ए मेथड ऑफ रिड्यूसिंग रिस्क। इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई दुकानदार है, वो दो चीज़ों में डील करता है इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस में, एयर कंडीशनर और हीटर, है ना। वो दोनों में से एक चीज़ में डील करेगा, या एयर कंडीशनर में या हीटर में, और ही कैन स्पेंड हाफ ऑफ द टाइम इन सेलिंग ईच, राइट। तो ये देखिए, ये टेबल हमने बनाया बेटा, इसको ध्यान से देखना। एसी सेल अगर करता है, एयर कंडीशनर या हीटर सेल, अगर एसी सेल करता है और गर्म मौसम हो गया, गर्म मौसम में एसी ज़्यादा बिकेंगे, अभी वो सिर्फ एसी सेल कर रहा है बच्चे, गर्म मौसम में एसी ज़्यादा बिकेंगे, उसकी इनकम है, प्रॉफिट है 30,000 रुपये। और अगर एसी सेल कर रहा है और मौसम ठंडा रहा तो उसकी सेल कम होकर 12,000 हो जाएगी। एक्सपेक्टेड इनकम अगर इसकी निकालें 0.5 प्रोबेबिलिटी के साथ तो 6,000 और 15,000 21,000। दूसरी तरफ अगर वो सिर्फ हीटर सेल कर रहा है, दूसरी चीज़ ने एसी सेल नहीं कर रहा, और गर्म वेदर के केस में हीटर कम बिकेंगे तो उसके इनकम रह जाएगी 12,000। और अगर ठंडा मौसम हुआ तो हीटर ज़्यादा बिकेंगे, सेल हो जाएगी उसकी 30,000। इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालें 21,000 है और ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। उस केस में है अगर वो सिर्फ ओनली वन कमोडिटी में डील करे। बट अगर वो वन कमोडिटी की बजाय दोनों को सेल करे, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर ले, एक की बजाय दोनों में डील करे, एसी भी और उसमें हीटर सेल में भी, और हाफ टाइम दे, तो उस केस में देखिए, अगर सिर्फ अगर हॉट वेदर दोनों चीज़ों में डील कर रहा है, एसी में भी और हीटर में भी, अगर हॉट वेदर होता है तो हाफ टाइम के अकॉर्डिंगली इससे कितनी एसी सेल्स कितनी मिलेगी उसको 15,000, और इसमें हाफ लगा के 6,000, यानी कि 21,000 रुपये उसको सर्टन है मिलना, क्योंकि वो दोनों चीज़ों में डील करे। चाहे मौसम अब गर्म हो उसको 21,000 मिलना ही मिलना, क्योंकि वो दोनों चीज़ें डील करेगा। और अगर ठंडा वेदर हो जाए तो एसी सेल से उसका 50% यानी कि 6,000 रुपये पक्का मिलेगा, और हीटर सेल से उसको 15,000 रुपये पक्का मिलेगा, 21,000। तो अगर वो डाइवर्सिफाई मीन्स अगर उसने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लिया, दोनों चीज़ों में डील किया उसने, एसी में भी और हीटर में भी, तो मौसम चाहे हॉट वेदर हो चाहे कोल्ड वेदर हो, उसको 21,000 रुपया मिलेगा ही मिलेगा। ये सर्टन हो गया। सर्टन चीज़ जो हो जाए मतलब रिस्क कम हो गया, राइट। अगर वो एक चीज़ में डील करता तो उसको, अगर मान लीजिए एसी में डील करता, उसको 30,000 भी मिल सकता था और 12 भी रह सकती थी उसकी इनकम, यानी कि अनसर्टिनिटी। और अगर सिर्फ एसी में हीटर में डील करता तो उसकी इनकम 30,000 भी हो सकती थी और 12 भी हो सकती थी, अनसर्टिनिटी थी। बट अगर दोनों में डील किया, यानी कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लिया, तो उसको सर्टन है 21,000 रुपया मिलेगा ही मिलेगा। तो स्टॉक मार्केट में ये डाइवर्सिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है ना, तो इसलिए हमेशा एडवाइजेबल होता है कि सारा पैसा कुछ ही स्टॉक्स में लगाने की बजाय डाइवर्सिफाई कर लिया जाए। सेकंड मेथड है रिस्क को रिड्यूस करने का, इंश्योरेंस। जो रिस्क अवर्स पर्सन होते हैं ना,
जो बेटा रिस्क से डरने वाले पर्सन होते हैं वो इंश्योरेंस करवा के भी अपने रिस्क को रिड्यूस कर लेते हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक हाउस और होम ओनर है, उसका घर है, उसको 10% प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ पर बर्गलरी यानी कि डकैती चोरी हो सकती है। 90% चांसेस है कि चोरी नहीं होगी, है ना। 10% चांस है चोरी होने का और 90% चांस है चोरी ना होने का। अगर चोरी हो जाती है तो उसको लॉस होता है 10,000 रुपये का, राइट। उसकी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 50,000 है, यानी कि अगर चोरी हो गई तो 50,000 से 10,000 कम होकर उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी कितनी रह जाएगी, 40,000। अगर वो इंश्योरेंस करवाता है तो इंश्योरेंस का वो 1,000 रुपये प्रीमियम देता है। तो अब उसका हम देखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है। अब देखो, इंश्योरेंस के 2 डिसीजन वो ले सकता है, या तो इंश्योरेंस ना करवाए या करवा ले। बर्गलरी या तो हो भी सकती है चोरी और नहीं भी होती, प्रोबेबिलिटी है 10% और 90%। अगर मान लीजिए फर्स्ट वाला केस है बच्चे, उसने इंश्योरेंस नहीं करवाई और चोरी हो गई, तो 10,000 का लॉस होने से 50,000 वाली चीज़ कितने की रह गई, 40,000 की। अगर चोरी नहीं होती तो वो 50,000 की ही रहती है। तो इसकी अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल ले, 40,000 गुना 0.1 यानी कि 10% और 50,000 गुना 0.9, तो ये आ गई 49,000। दूसरी तरफ अगर उसने इंश्योरेंस करवाई थी और 1,000 रुपये प्रीमियम दिया था और चोरी हो गई, चोरी होने पर उसको पैसा वापस मिल जाना है, तो उसका तो सिर्फ जो 1,000 रुपये का लॉस हुआ उसने दिया वही हुआ ना। तो उसकी इनकम जो एक्सपेक्टेड उसका वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है वो 49,000। अगर चोरी नहीं होती फिर भी 49,000 है, फिर भी लॉस, यही प्रीमियम ही उसने 1,000 रुपये का दिया हुआ है, तो 50,000 वाले के बजाय उसके पास 49,000 है। तो यहाँ पर देखो उसकी एक्सपेक्टेड इनकम कितनी है, 49,000। और अगर दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले वही वाला स्क्वायर रूट वाला फार्मूला लगा के जो हमने डिस्क्राइबिंग रिस्क में किया था, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन 3,000 है, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है, यानी कि देयर इज़ नो रिस्क, बट इस केस में देयर इज़ हाई रिस्क, यानी कि इंश्योरेंस लेके रिस्क को उसने बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो इंश्योरेंस इज़ ए मेथड ऑफ रिड्यूसिंग रिस्क। इसी में एक कंसेप्ट आता है लॉ ऑफ लार्ज नंबर। ये लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या होता है बेटा, जैसे जैसे नंबर लार्ज होता जाता है ना किसी चीज़ का, तो रिस्क रिड्यूस होता है, सर्टेनिटी बढ़ जाती है, अनसर्टेनिटी यानी कि रिस्क कम होता है और जो रिस्क है वो कम हो जाता है और सर्टेनिटी बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए हमने एक कॉइन टॉस किया, तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 50% है। यहाँ तो हेड आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, बट इसके अगेंस्ट अगर हमने 100 कॉइन्स टॉस किए तो ये पता हम लगा सकते हैं कि नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 50% केसेस में हेड आएगा, है ना। अप्रॉक्सीमेटली 50% केसेस में, यानी कि 100 में से 50 बार हेड आएगा, 5 ऊपर नीचे हो जाते हैं। सेम इज़ केस विद इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो, जो कि सपोज बाइक की इंश्योरेंस करती है ना। अब एक स्कूटर का जो इंश्योरेंस बाइक की इंश्योरेंस की है ना, तो उसका पता नहीं है कि उसका एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा, है ना। उसको कंपनी को क्लेम देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। बट ये श्योर है अगर कंपनी ने 10,000 स्कूटर्स की इंश्योरेंस करी है ना, तो उसको ये पता है कि 10,000 में से पिछले एक्सपीरियंस से कि 5% के केस में उसको क्लेम देना पड़ सकता है, यानी कि जितने ज़्यादा इंश्योरेंस होती जाएगी उतनी सर्टेनिटी बढ़ती जाएगी। अगला कंसेप्ट है एक्चुअली फेयर। ये क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी जिसने बाइक की इंश्योरेंस करी है ना, तो उस केस में वो इंश्योरेंस से जितनी कलेक्शन, प्रीमियम से जितना कलेक्शन करती है ना, प्रीमियम से जितनी भी कलेक्शन करती, मान लीजिए उन्हें 1,000 बाइक की इंश्योरेंस करी, जितनी भी कलेक्शन करी और 1,000 अगर इंश्योरेंस करी है तो उसको कुछ क्लेम भी देना पड़ सकता है, क्लेम पेड जो कस्टमर के एक्सीडेंट हुए थे,
और जब प्रीमियम से इकट्ठा हुआ पैसा उसके जो एक्सपेक्टेड क्लेम थे, जितनी भी क्लेम है उसके बराबर हो जाए, तो उसको कहते हैं कि इंश्योरेंस जो है वो एक्चुअली फेयर होती है। ठीक है बेटा, एक्चुअली फेयर क्या है कि जब इंश्योरेंस के प्रीमियम से इकट्ठा होने वाला पैसा उसके एक्सपेक्टेड क्लेम के बराबर हो जाए। जैसे मान लीजिए कंपनी ने अगर 1000 बाइक की इंश्योरेंस करी थी, तो कंपनी को पुराने एक्सपीरियंस से ये पता है कि 1000 में से अगर बाइक की इंश्योरेंस करते हैं तो उसको 1 लाख रुपए प्रीमियम क्लेम देना पड़ सकता है, और प्रीमियम जो 1000 बाइक से प्रीमियम इकट्ठा हुआ था वो भी 1 लाख का है। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं एक्चुअली फेयर। बट एक्चुअल में कंपनीज प्रीमियम की कलेक्शन जो है वो इस एक्सपेक्टेड पे ऑफ से ज़्यादा रखती है। ऐसे कंपनीज को अगर पता है ना 1 लाख का एक्सपेक्टेड पे ऑफ हो सकता है उसका, तो वो प्रीमियम 1.5 लाख का या 2.25 लाख का या 2 लाख का कलेक्ट करेगी, क्योंकि कंपनी कुछ एक्स्ट्रा पैसा रखती है अपने पास। क्यों? क्योंकि कंपनी की कुछ रनिंग कॉस्ट भी होती हैं, है ना, खर्चे भी होते हैं, प्लस कुछ प्रॉफिट्स भी देना है, तो उससे थोड़ा ज़्यादा कंपनी प्रीमियम कलेक्ट करती है। नाउ थर्ड मेथड ऑफ रिड्यूसिंग रिस्क इज़ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करके भी रिस्क को कम किया जा सकता है। ये कैसे किया जा सकता है बेटा, बताता हूँ मैं आपको। जैसे आपने देखा है शेयर मार्केट में रिस्क होता है ना, तो शेयर मार्केट में रिस्क होता है, और जो पर्सन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा खर्च करते हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। यानी कि वो मैगजीन्स लगाते हैं, न्यूज़ चैनल्स को कुछ स्पेशल प्रिस्क्राइब करते हैं, न्यूज़पेपर्स जिस पे इंफॉर्मेशन आती रहती है कंपनियों की वो लेते हैं, और इन चीज़ों से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके वो अपने रिस्क को कम कर लेते हैं। यानी कि रिस्क को कम करने के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और इससे रिस्क कम हो जाए। दिस इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग रिस्क। क्लियर? तो इसके लिए वो रिस्क को कम करने के लिए वैल्यू भी देने के लिए तैयार होते हैं, उसके लिए प्राइस भी देने के लिए, पे करने के लिए तैयार होते हैं पर्सन, रिस्क को रिड्यूस करने के लिए फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। राइट? तो इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ बेटा। सपोज करो आप शर्ट की ट्रेडिंग करते हो, है ना, शर्ट्स परचेज़ करके। अगर आप 50 शर्ट्स परचेज़ करते हो ना, तो आपको शर्ट की कॉस्ट पड़ती है 200 रुपये। अगर आप 100 शर्ट्स परचेज़ करते हो तो शर्ट की कॉस्ट पड़ती है 180 रुपये। यानी कि ज़्यादा शर्ट्स परचेज़ करोगे तो प्राइस कम हो जाता है। शर्ट जो आपने खरीदी वो बिकती है 300 रुपये की। क्लियर? अब पर्सन को ये नहीं पता आपको कि कितनी शर्ट्स बिकनी है, 50 बिकनी है या 100 बिकनी। मान लीजिए दो ही ऑप्शन है, या 50 बिकेगी या 100 बिकेंगी। और अगर आपने 100 खरीदी, बिकी 50 जो अनसोल्ड है वो रिटर्न हो जाएंगी, बट हाफ प्राइस पर रिटर्न होंगी। राइट? हाफ प्राइस पर रिटर्न होंगी। और प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50-50% चांसेस है। 50% चांसेस है 50 शर्ट्स बिकने के, 50% चांसेस है 100 शर्ट्स बिकने के। क्लियर? तो इसके एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितने होंगे ये इस टेबल से क्लियर होता है। देखो बच्चे, अब पहला केस, बाय 50 शर्ट्स ओनली और सेल भी 50 शर्ट्स हुई, तो उसके प्रॉफिट कितने हो गए? 5000। क्योंकि 50 शर्ट्स की कॉस्ट प्राइस कितनी आई थी? 50 शर्ट्स की कॉस्ट प्राइस थी 200 की एक है, तो 50 कितने की होगी? 10,000 की। सेलिंग प्राइस 300 की बिकी थी, तो प्रॉफिट कितने, तो उसके कितने की 15,000 की, तो प्रॉफिट हो गए उसके 5,000। ये हमने 5,000 यहाँ मेंशन कर दिए। दूसरी तरफ 100 की डिमांड हो गई, बट है 50 थी उसके पास, तो 50 ही बेची उसने, तो प्रॉफिट उसका फिर यही 5,000 ही हुआ। तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली, 5,000 इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस 5,000 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.5, तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू 5,000 आ गई। दूसरी तरफ बच्चे देखो, अब
एक मिनट, इसको ना दूसरी तरफ, अब उसने 100 शर्ट्स खरीदी, 100 शर्ट्स खरीदेगी तो शर्ट पड़ती है 180 रुपये की, तो कॉस्ट प्राइस उसकी हो गई 18,000। ठीक है, बिकी उसकी 50, कितने की एक शर्ट है, 300 की, तो सेलिंग प्राइस हो गई उसकी 15,000, तो उसको लॉस कितना हुआ, 3,000 रुपये का यहाँ पर। बट जो 50 शर्ट्स बच गई थी वो 50% रेट पे, आधे रेट पे, यानी कि 90 रुपये के हिसाब से बिक जाएंगी। 50 गुना 90 तो 4500 रुपये की शर्ट्स उसने रिटर्न कर दी, तो बाकी उसको प्रॉफिट कितना बचा, सिर्फ 1500 रुपये का प्रॉफिट बचा। और अगर उसने 100 शर्ट्स खरीदी और 100 ही बिकी, 100 शर्ट्स खरीदी, कितने की खरीदेगी उस, वो 100 शर्ट्स 18,000 की, 180 की एक है, और 100 शर्ट्स बिकी, 100 शर्ट्स कितने की बिकेगी, 300 की एक है अगर, तो 30,000 की उसकी शर्ट्स बिक गई। ये उसकी सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो प्रॉफिट कितना हो गया उसको, 12,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब इसकी भी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालें, क्योंकि 50% चांसेस हैं इसके भी और इसके भी, तो 6,000 गुना 750, 750 उसकी आ गई एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, राइट। बट अगर ये तब है जब वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेता, बट अगर वो किसी कंपनी से इन्फॉर्मेशन ले लेता है, कोई इन्फॉर्मेशन वाली कंपनी है, वो कहती है कि मैं आपको बता सकती हूँ कि शर्ट्स की डिमांड जो है वो 50 होनी है या 100 होनी है, और ये कंफर्म होगा। ठीक है, तो अगर उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए 50 शर्ट्स की तो वो 50 ही खरीदेगा, अगर उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि अब 100 की डिमांड होनी है तो वो 100 ही खरीदेगा। मान लीजिए अगर उसको कंपनी बताती, इन्फॉर्मेशन देती है कि 50 शर्ट्स बिकेंगी, तो वो 50 खरीदता है, 50 शर्ट्स खरीदने पर और 50 बेचने पर उसके प्रॉफिट कितने हुए, 5,000 रुपये के। ठीक है, और अगर 100 शर्ट्स की बिकनी है, 100 शर्ट्स कितनी, 100 शर्ट्स ही खरीदेगा, प्रॉफिट कितने होंगे उसको, 12,000 रुपये प्रॉफिट होंगे, है ना। तो यहाँ पर उस एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर निकाले 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 50% प्रोबेबिलिटी है, तो 6,000 गुना प्लस 2500 आ गया, 8,500 उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई जब वो उसने इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन की थी। ठीक है, तो जब इन्फॉर्मेशन उसने ऑब्टेन नहीं करी थी तो उसकी एक्सपेक्टेड इनकम थी 750, 6750, और जब एक्सपेक्टेड इनकम, जब उसने इन्फॉर्मेशन ख़रीदी थी तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड इनकम है 8,500। तो यानी कि इन्फॉर्मेशन ख़रीदने से उसको कितने रुपीस का फ़ायदा हो रहा है, 8,500 माइनस 1750 करके, सॉरी 750 करके 8,500 माइनस 6,750, इतने रुपीस का उसका फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए अगर तो जो वो इन्फॉर्मेशन परचेज़ कर रहा है मार्केट से, वो इन्फॉर्मेशन उसको इस प्राइस से कम मिल रही है तो वो इन्फॉर्मेशन ख़रीदेगा, अगर इससे महंगी मिल रही है तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं खरीदेगा। तो ये है उसकी वैल्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि वैल्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या हुई कि अगर वो इन्फॉर्मेशन ख़रीद ले तो इन्फॉर्मेशन ख़रीद ले जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, तो वैल्यू कितनी है, और अगर इन्फॉर्मेशन ना ख़रीदे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है, उन दोनों का डिफरेंस इज़ कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ये कंप्लीट हुआ रिड्यूसिंग रिस्क वाला। अगला टॉपिक बेटा अगले लेक्चर में हम करेंगे डिमांड फॉर रिस्की एसेट्स, ये 4th पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।